हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ दिस सेक्शन। आई होप आपने इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो देख लिया होगा। आइए ट्रिपल फायदे वाला ये सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं और शुरू करते हैं पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब हमें एक सेंटेंस दिया जा रहा है, उसका एक सेगमेंट अंडरलाइंड है और उसको हमें रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। सेंटेंस है द लिटिल बॉय क्राइड विद पेन व्हेन ही बर्न्ट हिज फिंगर्स एंड व्हेन ही बर्न्ट इज अंडरलाइंड। इसकी जगह पे लगाने के लिए हमें चार ऑप्शन है। फर्स्ट है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कोई अगर मिस्टेक नहीं है तो कोई चेंज नहीं करना है। सेकंड है व्हाइल ही बर्न हिज फिंगर्स। थर्ड है एज ही बर्निंग हिज फिंगर्स एंड फोर्थ है व्हेन ही बर्न्स हिज फिंगर्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड। कॉन्टेक्स्ट है सो लिटिल बॉय क्राइड विद हिज पेन व्हेन ही बर्न्ट हिज फिंगर्स। तो एक छोटा बच्चा पेन से चिल्ला रहा है जब उसकी फिंगर्स जली। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑप्शंस वन बाय वन। फर्स्ट ऑप्शन, दिस सेंटेंस फॉलोज द रूल ऑफ पास्ट टेंस कंसिस्टेंसी। फर्स्ट पार्ट में द लिटिल बॉय क्राइड, it is in the simple past, and the second part describing the cause when he burnt his fingers, it is also into the past tense, so this is consistent with the first part and hence it is correct. Next option है while he burn his fingers, ये grammatically incorrect है क्योंकि burn एक present tense में है, वो past के साथ नहीं चल सकता क्योंकि child एक singular subject था, तो burn की जगह पे burns आना चाहिए था। लेकिन आप चाहे burn यूज करो चाहे burns यूज करो, वो past tense के cried के साथ नहीं चल पाएंगे, ये wrong है। थर्ड ऑप्शन है एज ही बर्निंग हिज फिंगर्स, इसमें जो बर्निंग आ रहा है इसके साथ कोई इज या वॉज आना चाहिए था, वो इसमें नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। फोर्थ ऑप्शन है व्हेन ही बर्न्स हिज फिंगर्स, ये प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस में है, तो इसलिए ये नहीं इसके साथ चलेगा। अगर ये ऐसे होता कि द लिटिल बॉय क्राइज व्हेन ही बर्न्स हिज फिंगर्स, तो ये सेंटेंस ठीक होता, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस है द लिटिल बॉय क्राइड, वो पास्ट है, इसलिए यहाँ पर when he burns his fingers नहीं चलेगा, therefore no change is required. Question number 11, select the most appropriate antonym of the given word trivial. एक वर्ड हमें दिया गया है trivial, उसके हमें एंटोनिम बताना है। चार ऑप्शन है हमारे पास, lavish, vain, liable and essential. पहले समझते हैं trivial का क्या मतलब होता है। trivial means something of very little value, little importance or no significance. For example, a trivial matter. तो जिसकी कोई सिग्निफिकेंस ना हो, कोई इंपॉर्टेंस ना हो, उसको हम ट्रिवियल कहते हैं। अब लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑप्शंस वन बाय वन। लैविश का क्या मतलब होता है? लैविश मींस सम्पचुअली रिच, एलैबोरेट, लग्जूरियस, जैसे एक लैविश पार्टी। इट रेफर्स टू कॉस्ट और क्वांटिटी और इवेंट, नॉट इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो ट्रिवियल का ऑपोजिट नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है वेन। वेन रेफर्स टू समवन हु इज एक्सेसिवली प्राउड ऑफ देयर अपीयरेंस और to an action that produces no result. For example, a vain attempt. तो कोई ऐसा एक्शन जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, वहां पर हम वेन यूज करते हैं। ट्रिवियल के अपोजिट में वो नहीं बनता। नेक्स्ट ऑप्शन है लायबल। दिस मीन्स बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग और लाइकली टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही इज लायबल टू फॉल, तो कुछ काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट ये हो सकता है कि वो गिर जाए, तो वहां पर लायबल आता है। यहाँ पर ट्रिवियल के अपोजिट में वो लायबल नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन है एसेंशियल। इसका क्या मतलब होता है? समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट, आप खाना बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट ऐसा है जो जरूरी है डालना उस रेसिपी को बनाने के लिए, तो वो एसेंशियल, वो इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा वर्ड था ट्रिवियल, जिसका मतलब था वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस, उसका ऑपोजिट क्या होगा? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और वर्ड है एसेंशियल, इसलिए एसेंशियल इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, किसकी स्पेलिंग गलत है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है ऑब्टेन, OBTAIN इज करेक्ट। सेकंड है एंक्रोच, ENCRAOCH, ये गलत है। एंक्रोच की स्पेलिंग में ओ पहले आता है, ए बाद में, यहाँ पर उल्टा है, इसलिए गलत है। थर्ड है डेलीगेट, DELEGATE, ये करेक्ट है। एंड इल्यूजन, ILLUSION, ये भी करेक्ट है, इसलिए आंसर है हमारा एंक्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ग्लोरी। एक हमें वर्ड दिया गया ग्लोरी, उसका हमें अपोजिट बताना है। चार ऑप्शन है हमारे पास, डिलाइट, शेम, ऑनर एंड ग्लटनी। ग्लोरी का क्या मतलब होता है? ग्लोरी का मतलब होता है हाईली रिनाउन या ऑनर या प्रेस्टीज, वन बाय नोटेबल अचीवमेंट्स, फेम। ग्लोरी इज एसोसिएटेड विद प्राइड, ब्राइटनेस, सक्सेस। ठीक है,
अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं 4 ऑप्शंस। डिलाइट, डिलाइट का क्या मतलब होता है? इट मीन्स ग्रेट प्लेजर और जॉय। तो ग्लोरी की वजह से डिलाइट आपको मिल सकता है, प्लेजर आपको मिल सकता है, जॉय आपको मिल सकती है, लेकिन डिलाइट ग्लोरी का अपोजिट नहीं हो सकता। डिलाइट का अपोजिट होगा मिजरी या सॉरो, लेकिन ग्लोरी नहीं होगा। सेकंड है शेम। शेम का क्या मतलब होता है? कि जब आपको ह्यूमिलेशन हो, डिस्ट्रेस हो, किस वजह से कि आपने कोई गलत काम कर दिया या आपने कोई फूलिश बिहेवियर कर दिया, उसकी वजह से जो ह्यूमिलेशन होता है, दैट इज शेम। शेम का मतलब होता है व्हेन यू लूज द रिस्पेक्ट और ऑनर। वो ग्लोरी का या फेम का ऑपोजिट हुआ। जहां ग्लोरी में आपको ऑनर मिला, शेम में वो ऑनर लूज हुआ, इसलिए शेम ग्लोरी का ऑपोजिट हुआ। नेक्स्ट है ऑनर। ऑनर ग्लोरी का सिनोनिम हुआ। अक्सर एंटोनिम के क्वेश्चन में एक सिनोनिम डाल दिया जाता है। अगर आपने इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं पढ़े हैं तो आप ट्रैप हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्लटनी। इसका मतलब होता है एक्सेसिवली ग्रीडफुली खाना। इसका ग्लोरी वर्ड से कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसको ऑप्शन रख दिया जाता है क्योंकि सेम लेटर से आ रहा है ग्लोरी की तरह, और हमारे ब्रेन को कंफ्यूज करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस टाइप के वर्ड्स ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। इसलिए ग्लटनी भी हमारा ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर इसका शेम है। क्वेश्चन नंबर 14 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। एक हमें ईडियम दिया जाएगा, अंडरलाइन किया हुआ है उसको, और हमें उसका मीनिंग बताना है, कौन सा सबसे सही मीनिंग है उसका। सेंटेंस है द रियल्टर्स ऑफ द न्यू वेंचर सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉटकेक्स। तो जो सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉटकेक्स है, ये अंडरलाइंड है। इस ईडियम का हमें सही मीनिंग निकालना है। पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। So when something is sold like hotcakes, it means it's in very high demand and people are buying it as soon as it is becoming available. ये कहाँ से आया इस idiom? So पुराने जमाने में क्या होता था कि जो केक्स होती थी वो एक हॉट प्लेट पे, तवे पे बनती थी, और जैसे ही वो बन के चुकती थी लोग उससे खरीद लेते थे गरम गरम को। तो वहां से ये idiom निकला, sold like hotcakes. अगर मैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लूं तो वी कैन से द न्यू आईफोन वाज रिलीज्ड दिस मॉर्निंग and it's selling like hotcakes. During the heat wave, air conditioners at the local stores sold like hotcakes. आइए अब जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं इनको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है सोल्ड इलीगली। सो इलीगल सेल से रिलेटेड जो इडियम्स होते हैं वो ब्लैक मार्केट, अंडर द टेबल हो सकते हैं, लेकिन हॉटकेक्स का इससे कोई लिंक नहीं है। हॉटकेक्स एक पॉपुलैरिटी को लिंक करता है, क्राइम को नहीं। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है सोल्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी। ये एग्जैक्ट ऑपोजिट हुआ। जहां पर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम में सेल की, ये बात कर रहा है ग्रेट डिफिकल्टी की। सो इफ समथिंग इज डिफिकल्ट टू सेल, वी यूज द टर्म लाइक पुलिंग टीथ और हार्ड सेल, वो इडियम्स यूज किए जाते हैं। लेकिन सोल्ड लाइक हॉट केक्स ग्रेट डिफिकल्टी के लिए यूज नहीं होता। नेक्स्ट है सोल्ड इनोवेटिवली। अब ये इनोवेटिवली सेल करना, जो आपके सेलर्स हैं, रियल्टर्स इस केस में, उनकी स्मार्टनेस को शो कर सकता है, उनके मेथड को शो कर सकता है कि कैसे उन्होंने सेल किया, लेकिन उनके सेल्स वॉल्यूम जिस तरह से हो रही है उसको नहीं डिस्क्राइब करता है, इसलिए ये यहाँ पर नहीं लगेगा। एंड फोर्थ ऑप्शन इज सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स। दैट इज द राइट मीनिंग ऑफ दिस इडियम, सोल्ड लाइक हॉटकेक्स, जहां पर चीजें जल्दी और वॉल्यूम में बिक रही हैं। अच्छा, बाय द वे, शुड आई शेयर सम इंटरेस्टिंग इडियम्स रिलेटेड टू सेलिंग? लिसन दिस। सेल फॉर अ सॉन्ग, इसका मतलब होता है सेलिंग वेरी चीपली। सेल अंडर द हैमर, इसका मीनिंग है सेलिंग एट एन ऑक्शन। सेल अ पिग इन अ पोक, इसका मतलब है बाइंग विदाउट लुकिंग एट इट फर्स्ट। ये बड़े कॉमन इडियम्स हैं जो सेल से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे शेयर किए। क्वेश्चन नंबर 15 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स। हमें एक सेंटेंस दिया जा रहा है, उसका एक सेगमेंट अंडरलाइंड है, हमें 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन चूज करना है, कौन सा उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। सेंटेंस है इट्स अ जनरल बिलीफ दैट द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड द नेस्ट एट नाइट। इसमें गार्ड द नेस्ट एट नाइट अंडरलाइंड है, उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट इज गार्डिंग द नेस्ट एट नाइट, सेकंड है डज गार्ड द नेस्ट इन नाइट, थर्ड है गार्ड्स द नेस्ट एट नाइट, एंड फोर्थ है गार्डेड द नेस्ट एट नाइट। ये सेंटेंस जो हमें दिया हुआ है, इट एक्सप्रेसेस अ जनरल बिलीफ और यूनिवर्सल फैक्ट अबाउट नेचर। इंग्लिश ग्रामर में जब भी हम फैक्ट्स, हैबिट और थिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं जो जनरली ट्रू होती हैं, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। इस बैकग्राउंड नॉलेज को ध्यान में रखते हुए आइए हम चारों ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं। तो पहला ऑप्शन इज गार्डिंग द नेस्ट एट नाइट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इट मींस द ऑस्ट्रिच इज डूइंग इट राइट नाउ,
and at this very second. But the phrase is, it is general belief. It indicates a routine thing, a timeless action which requires the simple present tense, not present continuous tense. इसलिए is guarding is not right. सेकंड ऑप्शन है does guard the nest at night. इसका मतलब होगा जब हम कोई एम्फेसिस दे रहे हैं किसी चीज के ऊपर, लेकिन वो यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम तो जनरल बिलीफ की बात कर रहे हैं. Also the preposition in night which is used in this option is incorrect. The standard usage is at night. थर्ड ऑप्शन है guards the nest at night. यहाँ पर जो फीमेल ऑस्ट्रिच है वो एक सिंगुलर है. सिंगुलर के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम s और es का यूज करते हैं बेस वर्ब के साथ. तो गार्ड के साथ में s का लगना बिल्कुल ठीक है, गार्ड्स द नेस्ट एट नाइट. और फीमेल ऑस्ट्रिच एक सिंगुलर है तो उसके साथ में it is absolutely the right combination. The most appropriate option in this case is guards the nest at night. And last option है guarded the nest at night. इसका मतलब हुआ the female ostriches used to do this in the past and they are not doing it anymore. But the belief is not of the past time. It is a general belief, means it is even going on now. इसलिए जो past tense की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो गलत है. तो हमारा right option इसमें थर्ड है, guards the nest at night. Question number 16. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. हमें एक sentence दिया जा रहा है, उसका एक word underline किया हुआ है. The sentence है, the skunk had a conspicuous spinal stripe. उसमें conspicuous underlined है. उसको replace करने के लिए हमारे पास चार options हैं. First है faint, second है charming, third है obscure and fourth है noticeable. Let's understand the context here. In case of skunk, इसमें क्या होता है, जो skunk होता है उसकी जो stripe होती है बैक पे वो क्लियरली विजिबल होती है. यहाँ पे मैंने आपको फोटो में दिखाया है, skunk जो होता है उसकी एक पीछे स्ट्राइप होती है और वो उसके जो प्रेडेटर्स होते हैं जो उसका शिकार करने आते हैं उनके लिए वार्निंग के सिग्नल का काम करता है. तो इसलिए वो बहुत ऑब्वियस होती है, क्लियरली विजिबल होती है. कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है वेरी इजी टू सी, क्लियरली विजिबल, स्टैंडिंग आउट और अट्रैक्टिंग अटेंशन. ठीक है. इसका यूज लाफ्टर के केस में भी होता है, जैसे पार्टी में किसी का जो लाफ्टर है बहुत डिफरेंट है, सबका अटेंशन ड्रॉ कर रहा है, उसके लिए कॉन्स्पिक्यूअस लाफ्टर यूज करते हैं. आइए इस कॉन्टेक्स्ट के साथ में चार ऑप्शन को देखते हैं. फेंट, फेंट का क्या मतलब होता है, डिम, वीक, डिफिकल्ट टू सी. ठीक है, जैसे लाइट के लिए यूज करते हैं, इट्स वेरी फेंट लाइट. ये कॉन्स्पिक्यूअस का अपोजिट है, इट इज एंटोनिम, लेकिन हमें चाहिए सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ड नहीं आएगा. नेक्स्ट है ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर का मतलब होता है हिडन, अनक्लियर, नॉट वेल नोन. अगर स्ट्राइप्स ऑब्सक्योर होती तो यू वोंट बी एबल टू सी इट वेरी इजीली, इसलिए ये एंटोनिम हुआ, सिनोनिम नहीं हुआ. नेक्स्ट ऑप्शन है चार्मिंग. Charming refers to being attractive or pleasant. So while a stripe might look nice to some, conspicuous is about visibility, not about beauty or personality. So this cannot replace conspicuous. And last option है noticeable. Noticeable का meaning होता है easily seen or noticed, clear, apparent, and that is exactly the word conspicuous means. इसलिए noticeable is the correct answer. Hey guys, it reminds me something very interesting. Should I share different words with degree of visibility? So first word है conspicuous. It means extremely easy to see, noticeable. जैसे conspicuous red sign. ठीक है. Next है inconspicuous. It means blending in और hard to see, mix हो जाना, ढूंढ नहीं पाना, मुश्किल से दिखना. ठीक है. And inconspicuous gray mouse. तो gray mouse है दिख नहीं रहा, छिपा हुआ, ऐसा. जैसे chameleon, उसके केस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर मीन्स वेग, हिडन. एग्जाम्पल, द मीनिंग वॉज ऑब्सक्योर, मीनिंग नहीं मिल रहा है, हिडन है, तो वो ऑब्सक्योर. क्वेश्चन नंबर 17. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस. तो एक सेंटेंस है, उसका एक वर्ड अंडरलाइंड है, उसका एंटोनिम हमें पता करना है. सेंटेंस है, हाउ कैन यू बी सो जॉयलेस ऑन हियरिंग द न्यूज. यहाँ पे जॉयलेस जो है वो अंडरलाइंड है और उसके चार ऑप्शन में दिए जा रहे हैं, ब्लिसफुल, rapt, dubious and beaming. So let's understand first joyless. Joyless means feeling or causing no joy. Dismal, unhappy, gloomy, that is joyless. अब इस context में चार ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं. Blissful means extremely happy, full of joy, peace. So joyless describes a state of lack of happiness. Blissful provides the perfect opposite by describing a state of intense, overflowing happiness. ठीक है. Second है rapt. Rapt means completely fascinated or absorbed by what one is seeing or hearing.
पूरे फोकस के साथ किसी चीज को देखना या सुनना, दैट इज रैप्ट। एग्जाम्पल जैसे लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, तो पूरे फोकस के, पूरे ध्यान के साथ किसी चीज को सुनना, सो लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन। While it's a positive state, it described focus, not joy. इसलिए this is not the right option. Next option है dubious. Dubious is an adjective. It means hesitating or doubting. So it's the opposite of certain or sure, not joyless. Next option है beaming. Beaming is adjective and as a verb. It describes physical expression. For example, a beaming smile. So beaming का मतलब joy है, लेकिन जो blissful है वो काफी स्ट्रॉन्ग एंटोनिम है जॉयलेस का, इसलिए blissful is the right answer. So we learned 3 awesome words which are related to joy here. Let's relook at them one by one. The word is joyless. It means without any happiness. For example, a joyless room, a joyless expression. The word blissful, it means perfect happiness. For example, a blissful marriage, a blissful ignorance. And the word is beaming. It means radiating light or radiating smiles. For example, she was beaming with pride. So इस तरह से इन 3 words को हम यहाँ पर सीखते हैं. Question number 18. Select the most appropriate synonym of the bracketed word in the following sentence to fill in the blank. हमें एक sentence दिया जा रहा है, उसमें एक word bracket में दिया हुआ है, हमें उसका synonym बताना है. Sentence है, the documentary explored the historical and cultural significance of the ruins in the region. और ब्रैकेट में वर्ड है एंटीक. उस वर्ड एंटीक के सिनोनिम के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑब्सोलीट, कंटेम्पररी, एंशिएंट एंड मॉडर्न. आइए समझ लेते हैं एंटीक का क्या मतलब होता है. एंटीक रेफर्स टू समथिंग फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंट पास्ट. इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, जैसे ओल्ड फर्नीचर या कलेक्टिबल के लिए, जो नॉर्मली 80 से 100 साल पुरानी चीजें हों, उनके लिए हम एंटीक वर्ड यूज करते हैं. लेट्स एनालाइज ऑल द ऑप्शंस वन बाय वन एंड अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ सेलेक्टिंग अ वन पर्टिकुलर ऑप्शन. So first option है obsolete. Obsolete is an adjective. It means something which is no longer used or produced. It is out of the date. For example, floppy disks are obsolete. ठीक है, तो कोई आपकी कोई चीज आप यूज कर रहे हो, उसकी जगह पे कोई नई चीज आ गई, तो जो पुरानी चीज थी वो यूज होना बंद हो गई, obsolete हो गई, वहां पर हम इस वर्ड को यूज करते हैं. Ancient ruins cannot be called obsolete because we are not replacing them. We are not getting a newer version of the ruins here. इसलिए एंशिएंट ruins के लिए हम obsolete ruins नहीं यूज कर सकते. नेक्स्ट ऑप्शन है कंटेम्पररी. इट मीन्स belonging to present or recent times, not remote pasts. So when we say contemporary art, it means that art is belonging to recent times, present times. So this is actually an antonym of the word which is given here, antique, not the synonym. नेक्स्ट ऑप्शन है एंशिएंट. एंशिएंट का मतलब होता है जो बहुत पुराने टाइम से रिलेटेड हो, जिसका अब कोई एग्जिस्टेंस ना हो. नॉर्मली आर्कियोलॉजी के रेफरेंस में अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, रूइंस के बारे में बात करें, तो एंशिएंट वर्ड स्टैंडर्ड लैंग्वेज में यूज किया जाता है, जैसे बिलोंगिंग टू एंशिएंट टाइम्स. सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम हियर. नेक्स्ट वर्ड है मॉडर्न. मॉडर्न रिलेट्स टू प्रेजेंट और रीसेंट टाइम्स, not the remote past. So this is actually an antonym. So we learned 3 awesome words related to old times. Word ancient, it is used with civilizations, ruins, history. For example, the ancient pyramids. Antique is used with collectibles, furniture, jewelry. For example, antique pocket watch. And the word obsolete, it is used with technology, laws, words. For example, that software is now obsolete. तो इस तरह से इन 3 वर्ड्स को आप यूज करना सीख सकते हैं. This is the end of second part of the section. इस part में इतना ही. Let's cover the rest of the section in the last part. Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.